A very good evening, students. Welcome to our daily session of current affair revisions through quiz. So, through MCQs, we are revising all the important current affairs of July month, and today we are going to take up the current affairs of 28th of July. And उससे जितने भी important quiz questions बन सकते हैं उसको क्या है हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप. तो इंडिया का फर्स्ट इंडियन कौन बन गया है टू विन दिस वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप. तो बेसिकली ये चैम्पियनशिप जो कनाडा में हुआ, राइट, इसमें क्या है, अनाहत सिंह ने शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप. तो इन्होंने क्या है, इजिप्ट की जो प्लेयर हैं जिनका नाम था रुकैया सलीम, तो इनको हराया फाइनल में. एंड शी हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप, राइट. देयर इज़ यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं रैकेट गेम्स के बारे में. डिफरेंट टाइप ऑफ रैकेट गेम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रैकेट गेम्स. तो रैकेट स्पोर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, इसमें बैडमिंटन आ जाएगा, इसमें टेनिस आ जाएगा, एंड इसमें क्या है, स्क्वॉश भी आ जाएगा, राइट. तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैडमिंटन, टेनिस एंड स्क्वॉश, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर द डिफरेंस बिटवीन बैडमिंटन, टेनिस एंड स्क्वॉश. आपको जो भी डिफरेंसेस पता है इन तीनों में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट. एंड रिसेंटली बैडमिंटन के केस में जापान ओपन में इंडिया ने भी क्या है, वहाँ पे भी इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाई फर्स्ट टाइम इंडिया का गोल्ड मेडल आया था इन जापान ओपन इन द बैडमिंटन. तो इसमें भी किसका आया था, पीवी सिंधु का आया था. ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया. तो आपने मुझे बताना डिफरेंट जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं जिसमें बैडमिंटन आ जाएगी, टेनिस आ जाएगी, स्क्वॉश आ जाएगी, इसमें क्या फ़र्क है, राइट. तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ. डिफरेंस बिटवीन कोर्ट्स हैं कि कैसी कोर्ट में है, क्या ये इसका कोर्ट हार्ड है, सॉफ्ट है, वुडन है, उस पर डिपेंड करता है. ग्रास कोर्ट है, राइट. क्या ये गेम इंडोर खेली जाती है या आउटडोर, उसके ऊपर भी इसके डिफरेंसेस हैं. देन क्या इसमें नेट यूज़ किया जाता है, जैसे बैडमिंटन में क्या है बीच में नेट होता है, राइट. कैसी बॉल यूज़ की जाती है, राइट. जैसे टेनिस में ग्रीन बॉल होती है, बैडमिंटन में क्या है वो शटल होती है, राइट. स्क्वॉश में क्या है, स्क्वॉश में भी देयर ऑल्सो अ बॉल. तो डिफरेंस आपने बताना, राइट. तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इन तीनों का डिफरेंस बताना है. कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग. So I hope you'll answer in the comment section. So let's move on to the question number 2. So this we have discussed in the current affair class also. Typhoon Nol has recently affected which country, forcing mass evacuation and disrupting rail services. तो जब भी ऐसी कोई नेशनल जो नेचुरल डिज़ास्टर है जो बहुत मास लेवल पे पब्लिक को इफ़ेक्ट करती है, तो वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बन जाती है. तो याद रखना है, टाइफून नॉयल ने कौन सी कंट्री को इफ़ेक्ट किया, तो इट हैज़ इफेक्टेड चाइना. तो आपने याद रखना है, टाइफून नॉल हैज़ ट्रिगर्ड द इवैक्यूएशन ऑफ ओवर 3.4 लाख पीपल इन चाइना. सो दिस इज़ अ मास स्केल जो इवैक्यूएशन हुई है, तो आपने याद रखना है. एंड ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर नेम क्या है, टाइफून को किसने दिया. तो दिस टाइम द नेम नॉल हैज़ बीन गिवन बाय नॉर्थ कोरिया. तो लाइक याद रखना है. So let's move on to the question number 3. Question number 3 is basically asking who has been appointed as a judge of the special fast track court set up to hear the NEET UG 2026 paper leak case. So this is important for this year student. ये केस आपने याद रखना है एंड इस कोर्ट के जज का नाम भी याद रखना है. तो एज यू रिमेंबर कि जो प्रिवेंशन
टू प्रिवेंट द अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशंस क्या है, अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बिन पास्ड, राइट, 2026 में अमेंडमेंट हो गई है, राइट, एंड उस एक्ट में क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी गई, दैट इन केस ऑफ देयर इज़ अ केसेस ऑफ पेपर लीक, तो उसके लिए क्या स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे। तो इस उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, नीट यूजी के लिए क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, एंड उसके जो जज हैं उनके बारे में पूछ रहा है, तो हु इज़ द जज, तो याद रखना जज अनु ग्रोवर बालगिया हैज़ बिन व्हाट अपॉइंटेड एज द जज फॉर दिस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। Okay, let's move on to the question number 4. So question number 4 is saying Bhargavastra, which is an indigenous system developed primarily to counter which of the following. तो ये इंडिया ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जो कि इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया है, तो इंडियन टेक्नोलॉजी से बना, तो दिस इज़ मेड इन इंडिया। सो भार्गवस्त्र, इसमें क्या है बेसिकली, ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ये किस चीज़ को टारगेट करेगा, ये पूछा गया आपको। तो जो भार्गवस्त्र डिफेंस सिस्टम है, तो ये आपने याद करना, दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू अटैक द स्वॉर्म्ड वॉन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। तो इसको क्या है, अटैक करेगा, इसको ये डिटेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा कि अगर कोई बहुत सारे स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स क्या मतलब, ग्रुप ऑफ ड्रोन्स टुगेदर, तो बहुत सारे जो ड्रोन्स जो साथ में मूव कर रहे हैं, राइट, एक ही लाइक पर्टिकुलर वर्किंग एज अ टीम, राइट, तो उनको क्या है टारगेट, वो अगर आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तो दिस भार्गवस्त्र विल डिटेक्ट दोज ग्रुप ऑफ ड्रोन्स एंड इट विल इंटरसेप्ट इट एंड इट विल अल्टीमेटली व्हाट अटैक देम, राइट। तो उनको क्या है मल्टीपल मिसाइल लॉन्च करके, तो अटैक कैसे करेगा, मल्टीपल मिसाइल्स जो हैं एक साथ लॉन्च होंगी, और जो ये बहुत सारे आपको ऐसे समझो ऐसे एक झुंड बन के आ रहा है ड्रोन्स का, उन सबको क्या है ये अटैक करेगा और सबको डैमेज कर देगा। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ व्हाट भार्गवस्त्र। ऐसा ही एक सिस्टम इजराइल के पास भी है, इजराइल के पास भी ऐसा ही है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, कैन डिटेक्ट मल्टीपल मिसाइल्स कैन बी डिटेक्टेड एंड अटैक्ड। तो आपने मुझे बताना इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट, इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जो ऐसे ही मल्टीपल मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसको अटैक कर लेता है। तो उसके जैसा ही हमने क्या है भार्गवस्त्र बना लिया, लेकिन हम क्या इसमें टारगेट कर रहे हैं कि बहुत सारे ड्रोन्स जो एक ग्रुप में एक टीम बन के आपको क्या है अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और उसको क्या है डैमेज कर देगा, उसको इंटरसेप्ट करके उनके ऊपर अटैक कर देगा, राइट। सो भार्गवस्त्र कैन डिटेक्ट ड्रोन्स अप फ्रॉम ओवर 6 किलोमीटर दूर तक क्या है वो उनको डिटेक्ट कर लेगा, एंड अल्टीमेटली क्या है उनको माइक्रो मिसाइल्स के थ्रू क्या है उनको इंटरसेप्ट करके इट विल अटैक देम, राइट। सो एक ही साथ में इट कैन लॉन्च मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। तो यू कैन सी कि ये कितना इफेक्टिव होगा, राइट। एंड इसको डेवलप किसने किया ये भी थोड़ा सा याद रखना, इट इज़ डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, राइट, इन कोलैबोरेशन विद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, तो इतना याद रखना कि DRDO ने नहीं बनाया, इससे भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि 64 माइक्रो मिसाइल्स एक साथ लॉन्च करके ये अटैक कर सकता, और ये इंडिजीनियस है, राइट। सो ये याद रखना। Okay, let's move on to the question number 5. Question number 5 is from the sports. Where will be the 2026 chess Olympiad will be held, right? तो ओलम्पियाड्स की बात करें तो रिसेंटली केमिस्ट्री ओलम्पियाड भी इंडिया ने जीता है। तो क्रिस जो है केमिस्ट्री ओलम्पियाड में इंडिया का गोल्ड आया, राइट। आपने बताना है केमिस्ट्री ओलम्पियाड वेन्यू कहाँ हुआ था, वेयर दिस केमिस्ट्री ओलम्पियाड टुक प्लेस, राइट। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने फ्यू डेज बैक ही इसको MCQ सीरीज़ में हमने विनर्स के नाम भी याद किए थे कि केमिस्ट्री ओलम्पियाड किसने जीता है, राइट। सो वेयर विल द 2026 चेस ओलम्पियाड कहाँ होने वाला है, तो याद रखना इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन समरखंड उज़्बेकिस्तान, राइट। तो उज़्बेकिस्तान के शहर समरखंड में द
chess championship, chess Olympiad is going to take place, right, from 15 to 27th of September 2026. और इंडिया की तरफ से क्या है, डी गुगेश, अर्जुन इरगासी, आर प्रज्ञानंदन, निहाल सरीन एंड विदित गुजराती जा रहे हैं. और इंडियन विमेन की टीम से भी क्या है, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविर्थी श्री भी ये सब जा रहे हैं, राइट. तो ये आपने याद रखना है थोड़ा सा इंडियन टीम के बारे में. लेकिन वेन्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है. वेन्यू अभी क्या है, कहाँ हो रहा है, उज़्बेकिस्तान समरखंड में हो रहा है. सो ये आपने याद रखना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट. So which stock exchange is launching India's first domestic benchmark based natural gas future contract? तो कौन सी स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क, राइट, नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो नेचुरल गैस का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है, तो याद रखना है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहा है, राइट. एंड थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं कि ये नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या चीज़ होगा. तो अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये नेचुरल गैस का क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. तो थोड़ा सा समझते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कई बार हमें लगता है एज अ बायर हमारा व्यू पॉइंट डिफरेंट है और एज अ सेलर हमारा व्यू पॉइंट डिफरेंट है. एज अ बायर हमें लगता है कि फ्यूचर में क्या है, प्राइसेस चीज़ों के बढ़ सकते हैं, राइट. हमें ये डर रहता है कि एज अ बायर क्या हम फियर करते हैं कि फ्यूचर में चीज़ों के प्राइसेस क्या बढ़ जाएंगे. और एज अ सेलर हमारा, अगर आप बेचने वाले हो तो आपका फियर क्या है कि फ्यूचर में प्राइस क्या है प्रोडक्ट के कम हो जाएंगे. बिकॉज जो सेलर है वो तो महंगे से महंगी चीज़ बेचना चाहता है कि उसको तभी ज़्यादा प्रॉफिट होगा. और बायर क्या, वो चाहता है प्राइसेस कम हो कि वो चीप प्राइसेस पे चीज़ें खरीद सके. तो इसी ये जो डर है, इसी जो फियर है, इसको ओवरकम करने के लिए एग्जिस्ट करता है सिस्टम फ्यूचर्स का. फ्यूचर्स क्या कहता है कि आप क्या है, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, बेसिकली आप क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो. तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, राइट. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा, ये कह रहा है कि हम एक फ्यूचर डेट पे प्रोडक्ट, जो बायर है वो कहता मैं एक फ्यूचर डेट पे प्रोडक्ट बाय करूँगा, और जो सेलर है वो कहता मैं आपको एक फ्यूचर डेट पे प्रोडक्ट है क्या है सेल करूँगा, राइट. इतनी बात समझ आई. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, बायर कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं XYZ कोई फ्यूचर डेट आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या है मैं आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करूँगा. और सेलर कहता है ओके ठीक है, उतनी डेट को मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच दूँगा. लेकिन हम अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं कि मैं किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदूँगा, वो प्राइस क्या है डिसाइड अभी हो जाता है. यू आर डिसाइडिंग द प्राइस इन प्रेजेंट, राइट. जो आज का प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो. बिकॉज आप ऐसा क्यों करो, बिकॉज बायर को लग रहा है शायद फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएं. फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है आज तो प्रोडक्ट क्या है ₹1000 का है, कहीं फ्यूचर में ₹1200 का ना हो जाए. तो अगर महंगा हो जाएगा तो मुझे लॉस होगा. तो बायर चाहता है मैं अभी मैं 1000 में ही फिक्स कर लूँ, लेकिन अभी मुझे चीज़ की ज़रूरत नहीं है. चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ्यूचर डेट में, तो मैं बाय तब करूँगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर लेता हूँ. लेकिन सेलर के मन में क्या है कि हो सकता है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए, तो अच्छी बात है मुझे 1000 पे मिल रहा, हो सकता है फ्यूचर में कहीं प्राइस 800 ना हो जाए तो मुझे लॉस ना हो जाए. तो वो उसको भी ठीक लगता है, तो वो भी कहता है ओके. तो वो क्या है, प्राइस क्या है अभी डिसाइड कर लेते हैं प्रेजेंट डेट में, लेकिन जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की और जो डील है वो कंप्लीट कब होगी, फ्यूचर डेट में होगी. तो बायर क्या है फ्यूचर में बाय करेगा, सेलर उसको फ्यूचर में सेल करेगा, लेकिन किस प्राइस पे करेगा वो आज ही डिसाइड कर लिया. अब उस डेट पे फॉर एग्जांपल, सो लेट्स एज्यूम कि एक जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है फॉर द डेट ऑफ 31 दिसंबर, कि 31 दिसंबर को मैं आपसे नेचुरल गैस का ही ले लेते हैं. यहाँ पे किसका फ्यूचर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस का. तो क्या है ए क्या है सेलर है और बी क्या है बायर है.
तो दोनों के बीच में क्या है, जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है नेचुरल गैस का एट प्राइस ₹1200 कि 1200 पर यूनिट में आपसे 31 दिसंबर को बाय कर लूँगा एंड आई विल बाय हाउ मेनी यूनिट्स, आई विल बाय 100 यूनिट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि 1200 के रुपये प्राइस पे मैं आपसे क्या 100 यूनिट्स बाय करूँगा। कब बाय करूँगा, 31 दिसंबर को। और सेलर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ मैं आपको 1200 रुपये के प्राइस पे अब क्या 100 यूनिट्स बेचूंगा, लेकिन कब बेचूंगा, 31 दिसंबर को। अब इमेजिन करो 31 दिसंबर आ गई और प्राइस प्रोडक्ट का हो गया 1300 रुपीज़, 1300 रुपीज़ प्राइस हो गया, राइट। इसमें क्या है, अब क्या किसको फ़ायदा हुआ है, बायर को फ़ायदा होगा क्योंकि उसने क्या 1200 में डील कर ली, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया 1300। ये भी हो सकता है कि प्राइस गिर के 1000 हो जाए, तो इस केस में किसको फ़ायदा होगा, इस केस में हो जाएगा सेलर को। लेकिन कुछ भी प्राइस अप डाउन हो फ़र्क नहीं पड़ता, जिस प्राइस पे जो डील फिक्स हुई है 31 दिसंबर को जो मर्जी प्राइस हो, लेकिन डील कौन से प्राइस पे फिनिश होगी, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है आप उस प्राइस पे जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करोगे, ना कि इस जो उस टाइम पे चल रहा होगा। तो इससे क्या है, जो फ्यूचर में आपने डील करनी है उसका आपने प्राइस क्या अभी से डिसाइड कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो क्या है, इसी बेस में क्या है, नेचुरल गैस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है पहली बार कौन सी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, तो याद करना इसकी ट्रेडिंग कौन सी स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन NSE। तो आई होप आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया होगा क्या होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE क्या है, इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बेंचमार्क्ड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रही है। एंड ये जो नया है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम क्या है, नैट गैस इंड। सो नेशनल गैस इंडिया उस करके ऐसे नाम है इसका, नैट गैस इंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू हो रहा है, 27 जुलाई 2026 से होगा। एंड इसका प्राइस किसके साथ अलाइन कर रहे हैं, बेंचमार्क किसके साथ कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी बेंचमार्क टू द इंडियन गैस एक्सचेंज का जो प्राइस चलेगा, जो इंडियन गैस एक्सचेंज पे प्राइस चलेगा, राइट, उसके साथ ये बेंचमार्क करेंगे, ना कि इंटरनेशनल गैस प्राइसेस के साथ। तभी इसको बोल रहे हैं डोमेस्टिकली बेंचमार्क। तो जो प्राइस है कि क्या प्राइस है आज नेचुरल गैस का, अगर ये चेक करना तो आपको किसको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इंडियन गैस एक्सचेंज पे क्या प्राइस चल रहा है, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, डोमेस्टिकली लिंक्ड है, तो प्राइस इसके साथ लिंक है। अगर इंडियन गैस एक्सचेंज पे प्राइस बढ़ेगा तो इस इंडेक्स का प्राइस भी बढ़ जाएगा, अगर क्या है यहाँ पे प्राइस कम होगा तो इस इंडेक्स का प्राइस भी कम हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। Let's move on to the next question. So next question is from Commonwealth Games. Commonwealth Games में क्या है, which Indian weightlifter won India's first gold medal at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow by claiming a historic third consecutive Commonwealth Games gold, Commonwealth Games gold। तो ये हमने किया है ऑलरेडी भी, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया कि किसका ये थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल हो गया। तो इट इज़ नन अदर देन मीराबाई चानू, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर भी थी। तो ये भी याद रखना इनके बारे में। एंड इनके साथ लवलीना भार्गव भी थी। तो मीराबाई चानू हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल ड्यूरिंग दिस कॉमनवेल्थ, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहे हैं। एंड इसी के साथ ही इसका थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड हो गया, राइट। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि ऋषि कांता सिंह का भी क्या है, इनका भी वेट लिफ्टिंग में, लेकिन इनका क्या है सिल्वर मेडल आया है। एंड आपने ये याद रखना है, राइट। So let's move on to the question number 8. So question number 8 is related to the scheme of the government. So union government recently approved the Bhavya Rasayan scheme. Rasayan means chemical. इफ़ यू नो दिस तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो रिसेंटली भाव्य रसायन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है विद अ टोटल आउटले ऑफ 3030 करोड़ रुपीज़। इस स्कीम का एम क्या है, तो बेसिकली इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू एस्टेब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स, राइट। भाव्य रसायन स्कीम के अंडर क्या है, 3030 करोड़ रुपया लगा के गवर्नमेंट कितने केमिकल पार्क्स बनाने की कोशिश कर रही है, 3 केमिकल पार्क्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, राइट। एंड इसका क्या पर्पस रहेगा,
दिस केमिकल पार्क्स का क्या पर्पस रहेगा, तो बेसिकली क्या है, ये आपको क्या है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे इन ईच केमिकल पार्क, सो दैट वहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, बी इट द कॉमन एफिलिएंट ट्रीटमेंट पार्ट्स और अदर ऐसी क्या है टेक्नोलॉजीज जो कि हैं हेल्प करेंगी आपको। और इस केमिकल जो पार्क है इसका बेसिकली पर्पस क्या होगा, एंड इसका पर्पस होगा इंडिया में क्या है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, टू प्रमोट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड ये भी याद रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। कितने पैसे लगने, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 3030 CR रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट होंगे। और कितने पार्क्स बनाने, 3 केमिकल पार्क्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। तो इसमें क्या है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कॉमन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें वाटर सप्लाई सिस्टम, सॉल्वेंट रिकवरी फैसिलिटीज़, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी जो है ये जो केमिकल पार्क्स होंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। So let's move on to the question number 9. So question number 9 is related to the recent additions in UNESCO's World Heritage Site. तो वर्ल्ड से कुछ साइट्स ऐड हुई हैं 48 ये सेशन चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी याद रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो 48 सेशन हो रहा है ये बुसान साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है सॉरी। एंड यहाँ पे क्या है, अब रिसेंटली कुछ साइट्स ऐड हुई हैं, तो याद रखना है माउंट ओलंपस ऑफ ग्रीस एंड नॉर्मेंडी डे लैंडिंग बीचेस जो कि फ्रांस को बिलोंग करती है, ये दोनों ऐड हुई हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और इंडिया की तरफ से याद रखना, इंडिया का एडिशन क्या है, इंडिया की तरफ से क्या ऐड हुआ है, इंडियन एडिशन क्या है, इस बार हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। इंडियन एडिशन है सारनाथ स्तूपा। एंड इसकी एडिशन के बाद इंडिया में कितनी साइट्स हो गई हैं, ये इंडिया की 45th एडिशन है, तो इंडिया की 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में है। एंड यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने यूनेस्को के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है फॉर द नीट पेपर लीक, उसके लिए उस कोर्ट के जज कौन थे, राइट। अभी दूसरी हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई पावर्ड टास्क फोर्स के जो हेड किसको अपॉइंट किया गया टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज़ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म लाने के लिए क्या एक टास्क फोर्स बिठाया गया, उसके हेड कौन है, तो याद रखना है उसके हेड कौन है, ऑप्शन डी नंदन नीलकानी जी को अपॉइंट किया गया। एंड दिस इज पर्सन इज ऑल्सो फेमस फॉर इज एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आधार। तो आधार और यूपीआई से रिलेटेड इंडिया में जो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया उनमें किसका हाथ है, तो नंदन नीलकानी जी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ ही इज़ गोइंग टू सजेस्ट गवर्नमेंट द चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, जिससे क्या है ये लीक प्रूफ हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इनके बारे में, राइट। So let's move on to question number 11. So question number 11 is asking to the Bor Nadi Wildlife Sanctuary कहाँ पे है। So where is this Bor Nadi Wildlife Sanctuary? This is in Assam। तो location based questions पे आ जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। Question number 12. So it is saying that recently conserved 107-year-old banyan tree recognized for its ecological and heritage value is located in which city? तो इतना पुराना 107 साल पुराना ये जो बनियन ट्री है जिसको प्रिजर्व किया गया है इसकी हेरिटेज के लिए, ये कौन सी सिटी में है, तो जल्दी से बताना ये कौन सी सिटी में है। सो इस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मदुरई में है ये 107 साल पुराना ये जो बनियन ट्री है, राइट। एंड ये भी एक और चीज़ याद रखनी है, बनियन जो है ये दिस इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट।
So let's move on to the next question. So CRPF raising day is observed annually on which day? तो CRPF डे कब होता है ये आपने बताना है, तो ये आपने याद रखना है 27 जुलाई को क्या है CRPF डे होता है. जुलाई के इम्पॉर्टेंट जुलाई डेज याद कर लेते हैं एक बार. तो क्या है 17 जुलाई को हम मनाते हैं व्हाट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड जस्टिस, राइट. 18 जुलाई को वी सेलिब्रेट व्हाट नेल्सन मंडेला डे. देन वी सेलिब्रेट ऑन 22 जुलाई फ्लैग डे. देन वी सेलिब्रेट ऑन 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस. And on 27 July we celebrate CRPF day, right. If you remember 1 जुलाई को क्या था GST डे, राइट. इसी दिन SBI डे भी है. तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जुलाई डेज थे, आपने याद रखने. आई होप आपको सारे रिकॉल हो गए होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. सो दिस इज रिलेटेड टू द नासाज प्रपोज मिशन जिसका नाम है प्रैक्सिस मिशन. तो प्रैक्सिस मिशन जो कि नासा का है, इट इज़ प्राइमरली डिज़ाइन टू स्टडी विच प्लानिटरी फीचर. तो बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए? दिस इज़ गोइंग टू स्टडी द rings of the planet. And which planet? It is going to study the rings of Saturn. तो Saturn की rings को study करने के लिए there is going to be a mission by the name Praxis. याद रखना है. ये प्रैक्सिस किसका मिशन है? दिस इज नासा का मिशन है, राइट. एंड इसमें क्या स्टडी करना है आपने? सैटर्न के रिंग्स को स्टडी करना है, राइट. सो प्रैक्सिस विच स्टैंड्स फॉर प्लानिटरी रिंग ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन एंड इन सीटू सैम्पलिंग. तो इसमें क्या है? नासा इज गोइंग टू डायरेक्टली कलेक्ट एंड एनालाइज द पार्टिकल्स फ्रॉम द सैटर्न रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इसमें वो AI की भी यूज़ करेंगे. एंड दिस विल बी अ मिशन टू स्टडी द रिंग्स ऑफ सैटर्न की रिंग्स पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय नासा, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम्स. सो राजा मुथुपंदी हैज़ वन द सिल्वर मेडल. तो अभी हमने पढ़ा मीराबाई चानू का मेडल जो कि गोल्ड था, राइट. देन नाउ वी आर गोइंग टू रीड राजा मुथुपंदीज. उनको कौन सा मेडल है? सिल्वर मेडल है. कौन सी इवेंट में? तो याद रखना मेंस 65 kg वेट लिफ्टिंग में उनका सिल्वर मेडल आया है. तो आपने 2-3 मेडल्स याद रखने. राजा मुथुपंदी का क्या है? 65 kg वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल है, राइट. इज इट क्लियर? Next is question number 16 and this is from Uttarakhand. So why has the Uttarakhand Forest Department decided to radio collar elephants ahead of the हरिद्वार कुंभ 2027? तो हरिद्वार में जो कुंभ सेलिब्रेट होने वाला है 2027 में, उसकी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक यूनिक स्टेप लिया है. एंड दे हैव डिसाइडेड कि जितने भी वहाँ पे एलिफेंट्स हैं उस एरिया के आसपास, उनको क्या है रेडियो उनके जो है रेडियो कॉलर उनके जो है गले में लटका दिया जाएगा. तो इसका क्या पर्पस है? तो इसको बेसिकली क्यों कर रहे हैं? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. टू ट्रैक द एलिफेंट मूवमेंट्स एंड प्रिवेंट द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कुंभ, राइट. तो कुंभ मेला के दौरान ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो क्या है ये रेडियो कॉलर उनके गले में ऐसे देखो लटका देंगे. इफ़ यू आर एबल टू सी, यस. तो ऐसे रेडियो कॉलर जो है उनके क्या है, ये एक GPS इनेबल्ड डिवाइस है. तो GPS इनेबल्ड से क्या है उनकी ट्रैकिंग होती रहेगी. तो ऐसे उनके गले में लटका देंगे तो वो यू कैन मॉनिटर देयर मूवमेंट्स. तो इससे क्या है आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो और ज़रूरत पड़े तो यू कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स. तो इसके लिए दे आर गोइंग टू रेडियो कॉलर द एलिफेंट्स. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. सो नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट डे फ्रॉम जुलाई इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. तो ये कब मनाया जाता है? याद रखना 28 जुलाई को क्या है हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं. एंड इसको WHO ने डिसाइड किया हुआ है फॉर रेजिंग द अवेयरनेस
रिलेटेड टू द हेपेटाइटिस, एंड इस साल का थीम आप याद रखना है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन. सो दिस इज द दिस ईयर्स थीम. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ क्लास. यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चन एंड सी आपको कितना याद है, एंड जो भी मार्क नहीं है, याद नहीं है, उसको स्टार मार्क कर लीजिए. एंड बिफोर द नेक्स्ट सेशन आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड जितने भी क्वेश्चन क्लास में पूछे गए उनका कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रिप्लाई दीजिए. एंड जो पहली बार सेशन देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि इस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं उनको भी आप रिवाइज करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ ग्रेट डे.